फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक और स्ट्रेस के बीच में रिलेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है और हार्ट अटैक भी बहुत कॉमन बीमारी है, मृत्युदायक बीमारी है, काफ़ी लोगों की जान जाती है इस बीमारी से। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये स्ट्रेस और हार्ट अटैक के बीच में क्या रिलेशन है और क्यों आज की डेट में हार्ट अटैक का चांसेस यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक आजकल ज़्यादा देखने मिलता है। उसका रीज़न ये है कि लोगों की लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है और ये स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है हार्ट अटैक में। आज बेसिकली हम बात करेंगे स्ट्रेस किस तरह से रोल प्ले करता है, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और बेसिकली हम बात करेंगे एक स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी के बारे में जिसे टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। ये स्ट्रेस की वजह से हार्ट फेलियर होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हार्ट के बारे में बात करना या डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली हार्ट अटैक दुनिया भर में सबसे लीडिंग किलर डिजीजेस में है। ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ दुनिया में जो मृत्यु होती है वो हार्ट अटैक की वजह से ही होती है और ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी काफ़ी डेंजरस मानी जाती है। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि जब हार्ट की नली में कोई क्लॉट जम जाता है, उसकी वजह से हार्ट की बड़ी नली अगर बंद हो जाती है, उसका ब्लड सप्लाई उस एरिया का बंद हो जाता है, तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। बेसिकली ब्लड सप्लाई बंद होना डेंजरस इसलिए है क्योंकि हार्ट की नली में अगर क्लॉट जमा होता है तो जो एरिया को वो नली ब्लड सप्लाई करती है वहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, तो वो सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब नली बंद होती है तो सेल्स 30 मिनट में मरना चालू हो जाते हैं, 12 घंटे में डैमेज कंप्लीट हो जाता है। इस दौरान अगर ट्रीटमेंट में डिले होता है तो मृत्यु का दर हर आधे घंटे में ट्रीटमेंट में जो डिले होता है मृत्यु का दर 7.5% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो ये बीमारी डेंजरस है, ट्रीटेबल है, पर सही समय पर ट्रीटमेंट करना इसके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस किस तरह से हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है। बेसिकली स्ट्रेस जब बॉडी में होता है तो अब नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स बॉडी में बनते हैं जिसकी वजह से अलग अलग पेशेंट्स में हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ सकता है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं बॉडी की क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से नलियों में क्लॉट बनता है और हार्ट अटैक क्रिएट हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस होने से व्यक्ति की लाइफ में एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन होता है। ये डिप्रेशन होने से व्यक्ति कई बार ज़्यादा खाने लगता है, ओवर ईटिंग करने लगता है जिससे ओबेसिटी बढ़ती है। कई बार इसकी वजह से लोग अनहेल्दी डाइट लेने लगते हैं जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ता है। डिप्रेशन होने की वजह से, एंग्जाइटी होने की वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो इससे एक्सरसाइज कम हो जाता है उनका। जिन लोग को ब्लड प्रेशर, जिन लोग का स्ट्रेस होता है उनकी लाइफ में ब्लड प्रेशर भी उनका बढ़ जाता है, उनको डायबिटीज़ होने का चांस भी बढ़ जाता है, उनमें व्यसन या एडिक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है, उनकी नींद आना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इंसोम्निया की बीमारी उनको होती है और एक तरह से बॉडी का इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाता है। बॉडी के सेल्स में सूजन आना या उनके जो एंडोथेलियम की लेयर होती है उसमें सूजन आना बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भी हार्ट अटैक का चांस बढ़ सकता है। इस तरह के केसेस में हार्ट अटैक की वजह से जो क्लॉटिंग हार्मोन्स बनते हैं वो ये सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल प्ले करते हैं और व्यक्ति के हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। इनफैक्ट यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण स्ट्रेस को माना जाता है। जो लोग की लाइफ ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, ज़्यादा उनकी लाइफ में एंग्जाइटी होती है, उन लोग को कंपेरेटिवली हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। या कई बार बॉडी में सडनली कोई घबराहट हो, बहुत एंग्शियस मोमेंट हो, किसी को कोई शॉकिंग न्यूज़ वगैरह दिया हो तो उस समय भी सडनली हार्ट अटैक आता है। मूवीज़ में तो कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि लोगों को ख़राब न्यूज़ मिलती है और वो लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, पर वैसा रूटीन लाइफ में कम होता है। पर जिनकी लाइफ में सडनली कोई स्ट्रेस होता है, कोई फैमिली रिलेटिव मर जाता है या लाइफ में सडनली कोई दुख आ जाता है, किसी के कोई रिलेटिव को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, वैसे फेज में हमने काफ़ी कॉमनली देखा है कि हार्ट अटैक उनके रिलेटिव्स को बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस में फ़र्क है। फिजिकल स्ट्रेस यानी एक्सरसाइज या एफर्ट या घूमने फिरने की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, फिजिकल स्ट्रेस, उससे हार्ट अटैक का चांस कंपेरेटिवली कम होता है। एज कंपेयर्ड मेंटल स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। ये ट्रेंड्स धीरे धीरे करके, जैसे कि लोगों की लाइफ में एंग्जाइटी और स्ट्रेस का कंपोनेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है और यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने का चांस भी कंपेरेटिवली बढ़ रहा है। फ्यूचर में भी इसका ट्रेंड कुछ अच्छा होता दिखता तो नहीं है। एज ऑफ नाउ लोगों की लाइफ से स्ट्रेस जाना इतना ईजी तो नहीं लगता है, पर अभी एक अच्छा ट्रेंड ये है कि लोग इसके बारे में थोड़ा अवेयर होने लगे हैं, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना चालू किया है, तो मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिस तरह की वेस्टर्न कंट्रीज में स्मोकिंग और अल्कोहल से रिलेटेड, एडिक्शन रिलेटेड ट्रेंड धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, वैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक्स का ट्रेंड भी कम हो, ऐसा एक्सपेक्टेड है जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है, दुनिया की लीडिंग किलर बीमारी है
और स्ट्रेस भी बहुत कॉमन है, जो कि दुनिया में ज़्यादातर लोग को आज के डेट में अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। तो इन दोनों का जब कोरिलेशन होता है तो प्रॉब्लम्स होने का चांस या लोगों की लाइफ का रिस्क होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस बीमारी को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एक स्ट्रेस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बेसिकली एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी यानी बेचैनी होना, एक डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होना। नॉर्मल व्यक्ति भी अगर कोई खराब चीज़ देखता है या कोई एंग्शियस मोमेंट होता है तो थोड़ा घबरा तो जाते हैं ये लोग। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसे कोई ट्रॉमा या प्रॉब्लम रिलेटेड एंग्जाइटी बोलते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। एंग्जाइटी न्यूरोसिस को तब बोलते हैं जब ये बहुत अननेचुरली ज़्यादा होता है, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट लेवल्स पे होता है या बिना कारण के जब होता है तो इसे एंग्जाइटी न्यूरोसिस बोलते हैं। एंग्जाइटी में बेसिकली आदमी को धड़कन बढ़ जाना, सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मन शांत नहीं होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, पसीना आना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। हार्ट अटैक से इसको डिफ्रेंशिएट करना कभी कभी मुश्किल भी होता है क्योंकि दोनों में घबराहट, पसीना आना, बेचैनी होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस एंग्जाइटी का एक सीवियर फॉर्म है जिसे पैनिक अटैक बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, जान का डर लगने लगता है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम इसको बोलते हैं, ये देखने को मिलता है। इसलिए क्लिनिकली इसको हार्ट अटैक से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि पेन के अलावा बाकी ज़्यादातर सब फीचर्स इसमें मिलते हैं। यानी आदमी को छाती का दर्द नहीं होगा, सांस बहुत ज़्यादा नहीं फूलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर फीचर्स रहते हैं, घबराहट होना, पसीना होना, और कई बार लोग एंग्जाइटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें भी लेते हैं जिसे हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। उसको भी कई बार ब्रेथलेसनेस या हार्ट फेलियर से कई बार कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। अब बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन यानी बिना कारण अगर किसी को बहुत ज़्यादा उदासी का प्रॉब्लम हो रहा है या मन बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है या व्यथित रह रहा है, इस तरह की बीमारी को डिप्रेशन बोलते हैं। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं जिसमें 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अगर मैच होते हैं तो उसे मेजर डिप्रेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। बेसिकली अगर आपका मन बिना कारण के या बिना सिग्निफिकेंट कारण के अगर उदास रह रहा है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन रह रहे हैं, ज़्यादा खाना पीना बहुत ज़्यादा हो रहा है या नींद अच्छी नहीं आ रही है, इस तरह के फीचर्स डिप्रेशन में देखे जाते हैं। ये भी हार्ट अटैक से रिलेटेड है और जब व्यक्ति डिप्रेशन वाले फेज में जाता है तो डायरेक्टली हार्ट अटैक होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा बढ़ जाता है। अब बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। बेसिकली दुनिया में 2 तरह की पर्सनालिटीज होती है, एक टाइप ए पर्सनालिटी और एक टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है, हर चीज़ में कंपटीशन करता है, हर चीज़ में दिमाग पे हर चीज़ का स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है, उसे टाइप ए पर्सनालिटी बोलते हैं। और टाइप बी पर्सनालिटी इसका बिल्कुल विपरीत होता है, यानी जो व्यक्ति मन शांत रखता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं करता, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइफ में गोल्स या एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेंटल पीस या स्टेबल माइंड का रहने वाला व्यक्ति है, उसे टाइप बी पर्सनालिटी बोलते हैं। ज़्यादातर हार्ट अटैक्स या प्रॉब्लम्स होने का चांस या हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने का चांस या क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस टाइप ए पर्सनालिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। कंपेरेटिवली टाइप बी पर्सनालिटीज़ में इसका चांस थोड़ा कम रहता है क्योंकि उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स या कैटेकोलामिन्स कंपेरेटिवली कम बनते हैं। ये पर्सनालिटी के टाइप्स हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक व्यक्ति को एक ही पर्सनालिटी टाइप में रहना कंपलसरी है। लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका पर्सनालिटी कैटेगरी चेंज भी हो सकता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा हो जाता है, वो धीरे धीरे टाइप बी पर्सनालिटी में आने लगते हैं, यानी वो लाइफ में थोड़े रिलैक्स और लेस एंग्शियस होने रहते हैं एज कम्पेयर यंग पेशेंट्स या जिनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का होता है, बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो अपने अर्ली फेजेस में बहुत ज़्यादा टाइप ए पर्सनालिटी में रहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके वो टाइप बी पर्सनालिटी में चले जाते हैं। लोगों को हार्ट अटैक होने का चांस, ब्रेन में लकवा होने का चांस, हाथ पांव की नलियों में क्लॉटिंग का चांस, डायबिटीज़ होने का चांस, बीपी या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होने का चांस, ये सब प्रॉब्लम्स स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। और स्ट्रेस जिनको भी ज़्यादा है उसमें इस तरह का चांस, प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। स्टडीज हैव शोन कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक का चांस 1.35 टाइम्स बढ़ता है, लकवा आने का चांस लगभग 2.15 टाइम्स लगभग बढ़ जाता है। अब बात करेंगे स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में। बेसिकली पैनिक अटैक के बारे में हमने ऑलरेडी बात की। ये बेसिकली एंग्जाइटी का एक्सट्रीम लेवल है जहां व्यक्ति को सीवियर घबराहट और बेचैनी होती है और घबराहट की वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसकी जान चली जाएगी। इसमें तेज तेज वो सांस लेने लगता है, यानी हाइपर वेंटिलेट करता है और कई बार उसे जान जाने का भी खतरा महसूस होने लगता है। इस तरह के पेशेंट्स में सिर्फ पेन नहीं होता लेकिन अदरवाइज वो हार्ट अटैक से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर प्रेजेंटेशन होता है।
ज़्यादातर ये यंग लोगों में या बहुत टाइप ए बिहेवियर जिनका है उस तरह के लोगों में ज़्यादा होता है। यंग फीमेल्स में इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कंपेयर्ड हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक के कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये सब जिनमें होता है उसमें हार्ट अटैक को ज़्यादा सस्पेक्ट करना चाहिए। जो बिना कारण की हो रहा है, यंग फीमेल्स में हो रहा है, हिस्टेरिकल या जिनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है, वैसे लोगों में अगर हो रहा है तो वैसे लोगों में पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक को ज़्यादा सस्पेक्ट करना चाहिए। एंग्जाइटी, सिंपल एंग्जाइटी से उसे डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं कि सिंपल एंग्जाइटी में कोई कारण होता है जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी होती है, लेकिन एंग्जाइटी, न्यूरोसिस या पैनिक अटैक में कई बार कारण नहीं भी होता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियों में हार्ट अटैक होने का कंपेरेटिवली चांस बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल चेस्ट पेन के बारे में। हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में तो आपने देखा है कि टिपिकल पेन होता है, यानी बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है जो कि बाएं हाथ की तरफ जा सकता है, गले से नाभि तक पेन हो सकता है, सीवियर घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, सांस फूलना, लेफ्ट हैंड में पैरेस्थीसिया होना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादातर हार्ट अटैक से एसोसिएटेड रहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी लोगों को साइकोलॉजिकल पेन भी होता है जिसमें छाती में दर्द तो होता है लेकिन वो कोई बीमारी से रिलेटेड नहीं होता, ब्रेन से रिलेटेड होता है। कई बार लोग इसको पेन सेंसेशन ब्रेन में थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाता है बिना कारण के, और ब्रेन उसको ऐसे परसीव करता है कि छाती में दर्द हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट कई बार पेन के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। ये साइकोलॉजिकल पेन या सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में बेसिकली बॉडी में मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे प्रेस करने से पेशेंट को पेन होता है। ये प्योरली साइकोलॉजिकल पेन की कैटेगरी में आते हैं और ये काफ़ी कॉमन है। ऑलमोस्ट 20 to 30% पेशेंट जो चेस्ट पेन इवैल्यूएशन के लिए कार्डियोलॉजी क्लिनिक में आते हैं उनको ये साइकोलॉजिकल पेन होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनको साइकोलॉजिकल पेन हो रहा है वो सबको कोई मेंटल प्रॉब्लम है या वो पागल हैं या उनको साइकियाट्रिक बीमारियां हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है और जिनको थोड़ा साइकियाट्रिक रिस्पॉन्स थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा है इनको हो सकता है। ऐसे केसेस में साइकियाट्रिस्ट को आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके रिगार्ड्स में उस व्यक्ति को आपको पागल कैटेगराइज करना चाहिए, वैसा नहीं है। ये बहुत माइनर बीमारियां हैं और बहुत कॉमनली लोगों में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी के बारे में। बेसिकली स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी यानी टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी इसको बोलते हैं। बेसिकली जापान में टाकात्सुबो का मतलब रहता है कि एक ऑक्टोपस कैचिंग पॉट होता है जिसमें कि जापानीज लोग ऑक्टोपस को कई बार पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हार्ट का शेप इस तरह से अबनॉर्मल हो जाता है कि वो उस टाकात्सुबो यानी पॉट जैसा दिखने लगता है। इस कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली हार्ट का जो टिप यानी हार्ट का अपेक्स वाला जो पोर्शन है वो गुब्बारे के जैसा फूल जाता है और हार्ट फेलियर के स्टेज में चला जाता है। व्यक्ति को सांस फूलना, घबराहट होना, पसीना होना, इस तरह के सिम्टम्स जो रूटीन हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है, कभी कभी हार्ट फेलियर में जान भी जा सकती है। ये ज्यादातर फीचर्स टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलते हैं। ये टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी और रूटीन कार्डियोमायोपैथी में डिफरेंस ये है कि इसमें व्यक्ति की लाइफ में कोई सडनली स्ट्रेस या कोई ऐसा प्रॉब्लम आया होता है जिसकी वजह से लाइफ में सडनली एंग्जाइटी वगैरह बढ़ गई होती है। मिडिल एज या यंग फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर तक की व्यक्ति को लाइफ को अफेक्ट करता है, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप ही थोड़े टाइम के बाद ये रिवर्सिबल होता है। दुनिया में रिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी के कारण बहुत कम है, जिसमें एक टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी, एक प्रेगनेंसी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी और एक टैकीकार्डियोमायोपैथी ने हार्ट की धबकारा अनियमितता की वजह से किसी को अगर कार्डियोमायोपैथी हो रहा है या हार्ट का मसल अगर वीक हो रहा है तो इस तरह की कैटेगरी में इसको भी गिना जाता है। इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे होते हैं और जहां बॉडी में स्ट्रेस चला जाता है वहां थोड़ी देर के बाद ये कार्डियोमायोपैथी भी अपने आप रिलीव हो जाता है। रेगुलर कार्डियोमायोपैथी और टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है और व्यक्ति पूरी तरह रिकवर भी कर जाता है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ईसीजी में तो बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, पर हाँ धबकारे की अनियमितता दोनों में मिल सकती है। इको में बेसिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इको में टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी में हार्ट का खाली अपेक्स वाला जो पोर्शन है वो बलून या गुब्बारे जैसा फूल जाता है, बाकी हार्ट का जो पंपिंग है वो कंपेरेटिवली नॉर्मल रहता है। जबकि बाकी कार्डियोमायोपैथीज या हार्ट के वायरल इन्फेक्शंस वगैरह में जो कार्डियोमायोपैथी या मसल वीक होता है वो डिफ्यूज प्रोसेस होता है, वो खाली अपेक्स को इन्वॉल्व नहीं करता, वो पूरा हार्ट ही वीक हो जाता है। तो इको के बेसिस पे आप रेगुलर कार्डियोमायोपैथी को टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी में स्ट्रेस जो कार्डियक एंजाइम्स है जो कि हार्ट अटैक वाले एंजाइम्स माना जाता है, जो हार्ट के डैमेज होने की वजह से बढ़ते हैं, उनका बढ़ना इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। ट्रोपोनिन लेवल्स वगैरह इतने पॉजिटिव नहीं आते। इनको हार्ट का एमआरआई करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली सिमिलर है जैसा रेगुलर कार्डियोमायोपैथी के में होता है।
कन्वेंशनल हार्ट फेलियर के मॉलिक्यूल जैसे एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, SGLT2 इनहिबिटर्स, स्पाइनोलेक्टिन एंटागोनिस्ट, ये सारे मॉलिक्यूल्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस रिलीविंग मेडिसिन या स्ट्रेस बस्टर मेडिसिन को भी यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसमें कंपेरेटिवली काफी अच्छे मिलते हैं और कुछ दिनों के ट्रीटमेंट या कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद हार्ट पूरी तरह नॉर्मल भी हो सकता है। रेगुलर कार्डियोमायोपैथी से इसमें रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म बेटर मिलते हैं। लास्ट में हम बात करें एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ज्यादातर स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मन में स्ट्रेस को कम रखें, योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, अच्छी नींद रखिए, टाइप बी बिहेवियर अडॉप्ट करें, बहुत ज्यादा एम्बिशियस या ओवर एंशियस लाइफ में होने की कोशिश मत कीजिए। एम्बिशियस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर एम्बिशियस और एंशियस होना गलत है क्योंकि आपकी हेल्थ को और आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ज्यादातर ये घबराहट वगैरह को कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है ये आपके एंजाइटी लेवल्स को कम तो करती है लेकिन बहुत लंबे समय तक यूज करने में ये कभी कभी इनकी आदत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। पर अगर किसी को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्ट्रेस है तो डेफिनेटली इनको यूज करना चाहिए। इसमें एडिक्शन होने का चांस या लॉन्ग टर्म आदत पड़ने का चांस काफी कम है और ज्यादातर ये बहुत बड़ा फियर इशू नहीं होना चाहिए इन मेडिसिन को यूज करने के लिए। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट से किसी किसी को थोड़ा नींद ज्यादा आ सकती है। ऑब्वियसली ज्यादातर स्ट्रेस वाले लोगों को नींद का प्रॉब्लम वैसे भी रहता है तो उनके लिए एडिशनल बेनिफिट बन जाता है कि उनको नींद इससे बेटर आती है। पर हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी अगर नींद अच्छी आ रही है, जो डिप्रेशन में है, उनको नींद ज्यादा आ जाए तो कई बार इससे थोड़ा तकलीफ हो सकती है, वो कई घंटे तक सोते रहे, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी को थोड़ा सा कमजोरी लगना, चक्कर आना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं या किसी किसी का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट भी हो सकता है। ऐसे लोग को नींद वाली दवाइयां लेकर ड्राइविंग या ऐसे इक्विपमेंट को यूज नहीं करना चाहिए जिसमें जान का खतरा हो, जैसे कोई कटिंग डिवाइसेस वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। सडनली अगर इसमें लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो तो आदमी का एक्सीडेंट की वजह से जान जा सकती है। ज्यादातर ये स्ट्रेस पेशेंट्स को थोड़े टाइम तक, जब तक उनको कार्डियोमायोपैथी है या उनको हार्ट वीक हो गया है या हार्ट अटैक का चांसेस है, उस टाइम थोड़े टाइम के लिए ब्लड थिनिंग मेडिकेशन दी जा सकती है, पर अदरवाइज लॉन्ग टर्म ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेस में वाली मेडिसिन भी जब तक स्ट्रेस है लाइफ में तब तक लेने की जरूरत है। अगर व्यक्ति उनको नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन से अपने बॉडी में या लाइफ में स्ट्रेस को कम कर सकता है तो स्ट्रेस वाली मेडिसिन को भी बंद किया जा सकता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है या सीवियर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन या स्ट्रेस है, उनको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। रूटीन हर केस में आपको साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करने का शायद जरूरत ना हो, लेकिन जिनको भी सीवियर वेरिएशंस है और जो लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, उनको साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और इनको पागलपने से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जिनको एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है वो पागल की कैटेगरी में नहीं आते और अगर इसको साइकाट्रिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़े तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक आए तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक का मैनेजमेंट तो सेम ही रहता है। हार्ट अटैक के मैनेजमेंट में जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो सब थेरेपी है, वो ज्यादातर सेम ही रहता है। अगर इस ऐसे व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज ना हो और सिर्फ अगर क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आया हो तो ऐसे केसेस में आप कई बार स्टेंट्स का यूज करना अवॉइड करते हैं और सिर्फ ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे काम चलाने का कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर ये हार्ट अटैक बहुत यंग एज में आया हो और व्यक्ति की नली में कोई ब्लॉकेज ना हो, सिर्फ क्लॉट हो, तो वैसे केसेस में आप कई बार स्टेंट्स का यूज करना अवॉइड करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एंजाइटी और स्ट्रेस लाइफ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। ज्यादातर 50 to 80% ऑफ कॉमन पॉपुलेशन की लाइफ में एंजाइटी और स्ट्रेस होता ही है और हार्ट अटैक भी बहुत कॉमन बीमारी है जो कि दुनिया में 30-35% लोगों की जान जाने का कारण है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत लीथल होता है और जब व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रेस आता है तो हार्ट अटैक का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को कंट्रोल कर सके तो हार्ट अटैक का चांस कंपेरेटिवली कम कर सकते हैं और आपके बिहेवियर पैटर्न को अगर आप चेंज करें, आपकी पर्सनैलिटी पैटर्न को आप चेंज करें, टाइप बी पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी को आप ज्यादा अडॉप्ट करें तो हार्ट अटैक या प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। मेरे इस वीडियो का और इस चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हेल्थ और हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कॉमन व्यक्ति के लिए अवेलेबल कराते हैं ताकि वो अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा अवेयर हो सके, अपने डॉक्टर्स के साथ ज्यादा अच्छा उसको डिस्कस कर सके और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वो सिर्फ डॉक्टर्स पे या अपने प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर पर डिपेंडेंट ना रहे। अपने ट्रीटमेंट पैटर्न को वो बेटर डॉक्टर से डिस्कस करके अपने ट्रीटमेंट में और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के ट्रीटमेंट में वो प्रॉपर कोऑपरेशन कर सके और उसका पार्ट बन सके, उसमें सहभागी बन सके। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का कंटेंट अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसका लिंक उनके साथ शेयर करें।